चलिए सर, हम लोग आ चुके हैं सेक्शन 43CA, पेज नंबर 83 पे है पीजीबीपी के नोट्स में। जो चीज अभी डिस्कशन कर रहे हैं 43CA में, वैसी ही मिलती जुलती चीज डिस्कस होती है कैपिटल गेन में सेक्शन 50C में, कैपिटल गेन। और ऐसी ही मिलती जुलती चीज डिस्कस होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में, गिफ्ट के प्रोविजन के अंदर 56 to 10 में। राइट, ये ध्यान रखना है। और इस बार फाइनेंस एक्ट 2021 के कारण इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए अमेंडमेंट्स हैं। एक होता है अमेंडमेंट जो परमानेंट हो, नहीं ऐसा नहीं है। लिमिटेड पीरियड के लिए एक बेनिफिट दिया गया है, जो यहां पर ऊपर परसेंटेज है 110% की बात, वो परमानेंट है। लेकिन कुछ समय के लिए ये परसेंटेज को बढ़ा के गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 120% कुछ सेलेक्टेड केसेस में। उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट्स हैं। सिमिलर अमेंडमेंट्स गिफ्ट की क्लास में भी है सेक्शन 56 to 10 के अंदर, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? पीजीबीपी की क्लास में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्डर हैं, आप डीलर हैं जो प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी बना के बेचने का काम करते हैं। ऐसे समझो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर है। इसीलिए हम आपकी बात अभी इस सेक्शन में पीजीबीपी में कर रहे हैं। राइट सर, जब आप बायर बनेंगे तो आप शिफ्ट हो जाएंगे कहां? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड। और से मैं तो पढ़ाने का काम करता हूं, मैं कोई बिल्डर तो नहीं, लेकिन मैं अपना घर बेचूंगा, मैं अपनी जमीन बेचूंगा, तो यही सब डिस्कशन कहां शिफ्ट हो जाता है? 50C में। कोरिलेशन है, राइट, एक दूसरे से लिंकिंग है इसकी। टीडीएस की क्लास में भी एक सेक्शन है इसी सबसे रिलेटेड, जहां पर बोलता है कि बायर को टीडीएस विथहोल्ड करना पड़ेगा पेमेंट पे अगर वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो वो टीडीएस की क्लास में जब बात होती है तो फिर मैं इन सब सेक्शन को टीडीएस की क्लास में लिंक भी करता हूं। राइट, ट्रांजैक्शन एक ही है, डिपेंड करता है हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सेलर जो बिल्डर है, सेलर जो बिल्डर नहीं है, बायर, और या फिर एक कंप्लायंस करना है टीडीएस से रिलेटेड। राइट, ये जो अमेंडमेंट है ये कैपिटल गेन में नहीं आई है, ये मैं बता दूं। ये जो अमेंडमेंट आपके सामने में है, देखो सेक्शन 43CA में एक अमेंडमेंट है आपके सामने जो दिख रहा है, ये हाईलाइटेड किया हुआ कलरफुल। ठीक, ये फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट है। इफेक्टिव असेसमेंट ईयर 21-22 से ही है, पिछले साल से। राइट, सिमिलर अमेंडमेंट्स सेक्शन 56 to 10 में किया हुआ है आईओएस की क्लास में, आईओएस के नोट्स में, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ऐसा मिलता जुलता कोई भी अमेंडमेंट्स किसके लिए नहीं किया गया है? सेक्शन 50C में नहीं किया गया है। मतलब इस अमेंडमेंट का फायदा एक तरह से किसको दिया जा रहा है? बिल्डर को, जो एज ए स्टॉक इन ट्रेड अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, बिल्डिंग, इन सबको बेचते हैं। तो इसमें जमीन के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, रेसिडेंशियल यूनिट के लिए बेनिफिट है। और उसका रीजन भी बताऊंगा कि ये अमेंडमेंट्स क्यों की गई ये अमेंडमेंट्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले सेक्शन देख लेते हैं क्या कहता है, उसके बाद हम अमेंडमेंट्स को भी देख लेंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं एज अमेंडमेंट्स, डीटी अमेंडमेंट्स, आपका एग्जाम 2022 में है, आप इस वीडियो को एज अ डीटी अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां शायद गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लो ये वाले, और या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लो। सर टेलीग्राम चैनल पे सिंपल आप सर्च करोगे ना सेक्शन 43CA, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, सेक्शन 43A सर्च करोगे तो वहां उससे रिलेटेड मैटर, पीडीएफ, अमेंडमेंट लिंक सब मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे आप इसको देख ही रहे हो। राइट, एनीवे सर, मैंने यहां पर लिखा भी है आपके लिए कि हम लोग सेक्शन 43CA में है, पेज नंबर 83। राइट, कहता है किसकी बात हो रही है? ट्रांसफर ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ की बात हो रही है। क्या तो आप जमीन बेच रहे हैं, या बिल्डिंग बेच रहे हैं, या दोनों बेच रहे हैं। अगर ये आपका कैपिटल एसेट है, जैसे कि मैं अपना बिल्डिंग बेचूं, अपनी जमीन बेचूं, तो फिर हम लोग मूव कर जाएंगे सेक्शन 50C में, कैपिटल गेन चैप्टर में, पेज नंबर 12 पे। अगर तुम बिल्डर हो, डीलर हो, प्रॉपर्टी खरीदते बेचने का काम करते हो, पीजीबीपी इनकम होती है। देखो, जमीन बेचने से कैपिटल गेन भी हो सकता है। अगर मैं अपनी जमीन बेचूंगा तो कैपिटल गेन की इनकम सेक्शन 50C। और ये जो आपके बिल्डर्स हैं,
आम्रपाली ग्रुप, महागुण ग्रुप, डीएलएफ ग्रुप, ये जो जितने प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो अगर प्रॉपर्टी बेचती हैं, लैंड बिल्डिंग बोथ, तो फिर उनपे वो कैपिटल एसेट तो कहलाता नहीं है। उनके लिए क्या कहलाता है? एक तरह से स्टॉक इन ट्रेड, राइट, बिल्डर और डीलर के लिए। और हम उसी स्टॉक इन ट्रेड पर सेलर के लिए कौन सा सेक्शन लगाएंगे? 43CA, जिसकी चर्चा अभी अभी आपके पेज नंबर 83 पे हो रही है। सर मैं बिल्डिंग बेचूं या कोई डीलर बिल्डिंग बेचे, आप खरीद रहे हो उसको, ठीक, आप हमेशा आपकी चर्चा कहां होगी? बायर की चर्चा कहां होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट के प्रोविजन iOS के नोट्स में पेज नंबर 11। नई बुक के ये पेज नंबर है, वो बुक जो अभी हम बच्चों को इशू कर रहे हैं जिनका एग्जाम 2022 में है। मान लीजिए आपके पास पिछले साल की बुक है तो पेज नंबर आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा, जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो सेक्शन है, 50C एंड 43CA, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही सेक्शन है, 56(2)(10). चाहे वो बायर यानी आपको एक फ्लैट खरीदना है, आप मुझसे खरीद लो, मैं फ्लैट का ऑनर हूं, और या फिर आप बिल्डर से खरीद लो जो प्रॉपर्टी अभी नई प्रॉपर्टी बना के बेच रहा है। तो जब आप बिल्डर से खरीदने जाओगे तो बिल्डर पे लगेगा सेक्शन 43CA और आप पे लगेगा सेक्शन 56(2)(10). जब आप मेरे से खरीदने आओगे, मेरा घर मेरी जमीन, तो मेरे ऊपर लगेगा 50C, आपके ऊपर लगेगा 56(2)(10). कुल मिला के ये तीनों जो सेक्शंस हैं एक ही जैसे मिलती जुलती बात करते हैं। और साथ में एक टीडीएस का भी सेक्शन है 194 सीरीज में, जो बोलता है कि बायर अगर बिल्डिंग खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, तो उसको टीडीएस भी काटना पड़ेगा। तो टीडीएस की बात टीडीएस में कर लेंगे, अभी फिलहाल इन सब की बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले फटाफट इसको लिख लो, फटाफट इसको लिख लो। प्लीज फटाफट लिखो इसको। यहां साइड में मैं लिख दे रहा हूं TDS 194IA। बायर जो पैसे देता है उस पर टीडीएस के कंप्लायंस की जिम्मेदारी होती है। जो पैसा पे करेगा, इस ट्रांजैक्शन में पैसा कौन पे कर रहा है? बायर ही तो पैसा पे कर रहा है। तो बायर टीडीएस का कंप्लायंस करेगा। द पर्सन हु इज बाइंग द प्रॉपर्टी, हु इज पेइंग फॉर दीज प्रॉपर्टीज, तो वो हम टीडीएस की क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं नई बुक का, नए नोट्स का पेज नंबर भी लिख दे रहा हूं 27। जो बच्चे YouTube पे वीडियो देखते हैं मेरी, वो प्लीज टेलीग्राम पर एक्टिव रहें। जो बच्चे मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं, प्लीज स्टे एक्टिव एट टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होते हैं। अपने कोर्स और लेवल के हिसाब से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखो और वहां पे एक्टिव रहो। क्या क्या शेयरिंग होती है उसका ध्यान रखो। डन, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया वीडियो रोक के? ये बायर की बात करेंगे तो सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट के प्रोविजन iOS की क्लास। बिल्डर, डीलर जो इसे स्टॉक इन ट्रेड बोल के बेचता है, जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता है, 43CA। नहीं सर, नहीं सर, डीलर नहीं हूं, मैं तो नौकरी करने वाला आदमी हूं, कोचिंग चला रहा हूं सर, मेरे पास तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मैं बिल्डर नहीं हूं सर। तो फिर क्या है? वो जो आप बिल्डिंग बेच रहे हैं वो आपके लिए क्या है? कैपिटल एसेट। फिर वहां बात होती है सेक्शन 50C की। डन, क्लियर? और एक टीडीएस का सेक्शन भी है इन्हीं सबसे रिलेटेड, 194IA। कहता है सेक्शन 43CA provides that where the consideration is for transfer of an asset other than capital asset। बोला सर कैपिटल एसेट हुआ तो कौन सा सेक्शन? 50C है ना। कैपिटल एसेट हुआ तो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 50C कैपिटल गेन की क्लास। अगर आप कैपिटल एसेट की बात करेंगे तो अभी कौन से एसेट की बात कर रहे हैं? कैपिटल एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो मेनली स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहे हैं। पीजीबीपी में यू आर अ बिल्डर। सर क्या है एसेट? ज्वेलरी? नहीं सर, लैंड बिल्डिंग या बोथ, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। सर मैं बिल्डर हूं और मैंने ये प्रॉपर्टी बेची, लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। जनरली मार्केट में जो प्रॉपर्टी बेची जाती है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा पर बिकती है।
सर व्हाट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, जिस वैल्यू पर हम गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी का टैक्स देते हैं। सर कोई भी प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने बेचने के लिए हमें उसके डील को रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, ओनरशिप चेंज करवाना पड़ता है और वहां स्टैंप ड्यूटी लगती है। स्टैंप ड्यूटी जिस वैल्यू पर लगती है उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। वो एक तरह से मार्केट वैल्यू होती है। और अगर मार्केट वैल्यू से कम में बेचे, जो पॉसिबल नहीं होता, जनरली ये पॉसिबल है ही नहीं। सर अगर डील 1 करोड़ की होती है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख होती है, 70 लाख होती है। तुम किसी से भी डिस्कस कर लो, प्रॉपर्टी का दाम हमेशा मार्केट में उसकी जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो वैल्यू होती है उससे ऊपर में ही बिकती है। लेकिन ये नालायक सब क्या कर रहे हैं, कम दाम पे बेच रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कम दाम पे कैसे कोई बेच सकता है? सर मैंने एक प्लॉट, मैं बिल्डर हूं, एक प्लॉट या एक बिल्डिंग या एक फ्लैट, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका दाम 70 लाख होना चाहिए, मैं उसको 50 लाख में ही बेच रहा हूं। तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। बुक्स में एग्रीमेंट में कर लिया 50 लाख का और अलग से 20 लाख रुपए ये लोग क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक रिवर्स होता है, ठीक रिवर्स होता है। अगर मान लो मैं कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता हूं तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका दाम होता है 1 करोड़ 10 लाख। बैंक के थ्रू डील होती है 1 करोड़ 10 लाख की, बाकी 90 लाख कैश में डील होती है, ब्लैक मनी में डील होती है। ये एक कॉमन डील है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां जो डील जिस प्राइस पे हो रही है वो प्राइस कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया ये तो गलत हो रहा है। अब जो इस बिल्डर की पीजीबीपी इनकम निकलेगी उसके लिए सेल प्राइस क्या लेंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of computing PGBP income। कम पे कैसे बिक सकता है? अगर तुम्हारा सेल प्राइस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो जो पीजीबीपी इनकम निकालेंगे, सेल्स मानेंगे, जो तुम्हारी प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे वो सेल प्राइस पे नहीं करेंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करेंगे। तुमने जर्नल एंट्री किस पे पास की होगी बुक्स में? सेल प्राइस पे, जो कि कम है एसडीवी से। तो अब हमें प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा जितना डिफरेंस होगा। बस गवर्नमेंट इतना ही कहती है। कौन से सेक्शन में? 43 सीए में। ऐसी ही बात सेक्शन 50C में लिखी हुई है कैपिटल एसेट के लिए। फिर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है कि चलो अगर 110% के अंदर है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के, सेल प्राइस का 10% और बढ़ा दो। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसी अमाउंट के अंदर है तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करो। जितने में तुमने वो लैंड बेचा है, बिल्डिंग बेची है, उतने पे ही तुम क्या कर दो, पीजीबीपी इनकम निकाल दो। सेलर को बोलती है, और इनफैक्ट बायर को भी गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर डील 110% के अंदर है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पहले तो यहां बोला क्या, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अधिक है किससे? सेल प्राइस से। ठीक है। फिर यहां पर बोला कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम है कितने से? 110% ऑफ सेल प्राइस। सेल प्राइस का 110%। सर सेल प्राइस का 110% और उसके अंदर ही है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस है वही तुम एक्सेप्ट कर लो, उसी पे पीजीबीपी इनकम निकाल लो, अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी गवर्नमेंट 10% का जो मार्जिन है उसका एक रिलैक्सेशन दे रही है कि अगर तुम्हारी प्राइस और एसडीवी तुम्हारी प्राइस के 10% के अंदर है तो हम एसडीवी को इग्नोर कर देंगे। एसडीवी को इग्नोर करना पड़ेगा यहां पे। एसडीवी यहां इग्नोर हो जाएगी, एसडीवी इग्नोर हो जाएगी अगर वो 10% के अंदर है। फिर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट लगाई और यहां 20% का मार्जिन दिया कि अगर एसडीवी तुम्हारी 20% के अंदर है, एसडीवी कितनी है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120% ऑफ सेल प्राइस और उसके अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहां भी इग्नोर कर देंगे तुम्हारे किसको? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को। मैं इस पे आऊंगा, इसको बताऊंगा, लेकिन पहले इधर समझो, पहले इधर समझो। ये तो बात लिख ली। सेलर के लिए हम कहां जाएंगे? 2 सेक्शन है, 50C और या फिर 43CA। बायर एक ही सेक्शन है 56 to 10। सर बायर गिफ्ट क्यों? सर मकान सस्ते में खरीद रहे हो ना, मार्केट रेट से सस्ते में खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे। ठीक। अब देखो एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हारे। बिल्डर है ए लिमिटेड यानी पीजीबीपी। ठीक, कैपिटल गेन की बात नहीं हो रही।
बिल्डिंग बेच रहा है मिस्टर ए को 1 नवंबर 2021 को 10 लाख रुपए में, जिसकी मार्केट वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वैल्यू सेम डेट में 13 लाख रुपए है। तो यहां ऑब्वियसली बात है, अब यहां 43CA अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंस हो गया ना, एसडीवी अधिक है किससे? सेल प्राइस से। तो जब एसडीवी सेल प्राइस से अधिक हो तो 43CA अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? किसके लिए सर? बिल्डर ए लिमिटेड के लिए। सेलर के लिए, सेलर के लिए सेक्शन 43CA बोलता है जो पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए अब आप सेल प्राइस लोगे वो 13 लाख रुपए लोगे। क्यों सर? एज एसडीवी एक्सिड्स, यहां डायरेक्ट देख लेते हैं कितना, 110% ऑफ सेल प्राइस। सर 10% की रेंज में नहीं है, ये 10 लाख है, इसका 10% होता है 1 लाख, एसडीवी 11 लाख तक होती तो 43CA अप्लाई नहीं होता। लेकिन तुम्हारी एसडीवी 110% से अधिक है, मार्जिन डिफरेंस 3 लाख का है, इसलिए तुम्हारी पीजीबीपी इनकम 10 लाख पे नहीं निकलेगी। तुमने माल भले 10 लाख में बेचा है, 10 लाख पे नहीं निकलेगी पीजीबीपी इनकम, तुम्हारी सेल तुमको 13 लाख बुक करनी पड़ेगी। और अब बायर के लिए देखो, बायर को 3 लाख रुपए का फायदा हो गया, 13 लाख रुपए का घर उसने 10 लाख में ही खरीद लिया। तो गवर्नमेंट बोलता है ये 3 लाख रुपए जो उसको फायदा हुआ है, 13 लाख रुपए का मार्केट प्राइस का घर उसने 10 लाख में खरीद लिया, 3 लाख रुपए उसको जो फायदा हुआ है गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। इसी के लिए आईओएस की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, और वहां भी 10% की बात होती है, और वहां एक और लिमिट है 50,000 की। तो ये हम आईओएस की क्लास में ही पढ़ेंगे। आपको क्लास में बताता रहता हूं, गिफ्ट टैक्सेबल होता है कब? जब उसकी वैल्यू 50,000 से अधिक हो। तो यहां डिफरेंस कितने का है? 3 लाख रुपए का है, और ऐसे भी डिफरेंस 10% से अधिक है। मैंने क्या बोला? जो बात मैं यहां पढ़ा रहा हूं 43CA में, वही बात सेक्शन 50C में लिखी हुई है, और वही बात किसमें लिखी हुई है? 56(2)(10) में। तो 10% वाली बात तीनों जगह लिखी हुई है। ठीक है, 10% तक कुछ नहीं होगा। अगर 10% के अंदर अंदर रहते ना ये लोग, तो कोई भी सेक्शन अप्लाई नहीं होता, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। एक तरह से गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगते, पीजीबीपी इनकम 10 लाख पे ही निकलती। लेकिन मार्केट वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिस वैल्यू पे रजिस्ट्री हुई, जिस वैल्यू पर हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, वो है 13। और एग्रीमेंट डील कितने में हुई है? 2 लोगों के बीच में, मात्र 10 लाख में। मतलब जिसके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 13 लाख का दाम है, वो मैंने 10 लाख में ही बेच दिया तुम्हें। तो गवर्नमेंट बोलती है गलत है, पीजीबीपी इनकम 13 लाख पे निकालो सेलर के लिए, और बायर को 3 लाख रुपए टैक्सेबल कर दो गिफ्ट की क्लास में ले जाके सेक्शन 56(2)(10) में। आपके गिफ्ट की क्लास, आईओएस की क्लास आगे होनी है, डिटेल्ड चर्चा वहां पर हम लोग करेंगे। 5 तरह के गिफ्ट होते हैं, 5 तरह के गिफ्ट होते हैं। सेक्शन 56(2)(10) के अंदर हम लोग गिफ्ट के 5 वैरायटी पढ़ते हैं। गिफ्ट इन मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, और ये लास्ट केस है गिफ्ट के प्रोविजन का, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मार्केट रेट से कम। लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। ये तो लिख ही चुके थे आप, ये लिख लीजिए फटाफट। 10% की चेकिंग करनी होगी आपको, 10% वाली चेकिंग करनी होगी हमेशा। 10% के अगर अंदर है, चाहे आप सेक्शन 50C में रहें, सेक्शन 43C में रहें, या 56(2)(10) में रहें, तीनों ही सेक्शन में 10% की चेकिंग करते रहनी होगी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% के अंदर हो तो फिर ये स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगा, नॉर्मल डील होगी। 50C हम लोग कैपिटल गेन की क्लास में डिटेल में पढ़ते ही, अराउंड 2 घंटे में देता हूं 50C को। सर 50C कैपिटल गेन क्लास कम से कम 2 घंटे की क्लास चलती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कैपिटल गेन की क्लास में 2 घंटे डिटेल डिस्कशन करेंगे 50C के बारे में। आईओएस की क्लास में डिटेल डिस्कशन करेंगे 5 तरह के गिफ्ट का, सेक्शन 56(2)(10) का। 2 घंटे तक लगातार डिस्कशन चलेगा वहां। लिखिए इसको।
एक बिल्डर ने अपना बिल्डिंग 10 लाख में बेचा है, लेकिन अब पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए वो सेल प्राइस उसको 13 लाख लेना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? 43 CA। 10% की मार्जिन के बाहर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और बायर को गिफ्ट के प्रोविजन लग जाएंगे। बायर के हैंड पे 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने 3 लाख रुपए कम दिए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है। डन, लिखा वीडियो रोक के, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सर अब यहीं पे मैंने एसडीवी को 13 लाख से डाउन कर दिया 10,80,000 पे। मैंने यहां पर इफ लगा के सेल प्राइस को 10 रहने दिया और एसडीवी को डाउन कर दिया कितना? 10.80। ये 10% की रेंज में लेके आ गया। ठीक है, 10% का रेंज क्या होता है? 10 लाख अगर सेल प्राइस है तो 10% का रेंज कितना होता है? 11 लाख। तो उसके अंदर आ गया। अब देखो क्या हुआ, एसडीवी डज नॉट एक्सीड्स 110% ऑफ सेल प्राइस। तो अब यहां 43C का जो स्पेशल सेक्शन है पीजीबीपी में, और या फिर आईओएस में जो 56(2)10 है बायर के ऊपर, अप्लाई नहीं होगा। सर ये सेक्शन सेलर पे है और ये सेक्शन बायर पे, अप्लाई नहीं होगा। मतलब पीजीबीपी में जो पीजीबीपी इनकम निकालेंगे उसके लिए सेल प्राइस 10 ही लाख लेंगे, एसडीवी नहीं लेंगे। एसडीवी नहीं लेंगे, 10.80 नहीं लेंगे। और आईओएस की क्लास में जो तुमको 80,000 रुपए का फायदा हुआ, डिफरेंस 80,000, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। सर 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है, कोई बात नहीं है, तो 10% के अंदर ही ना। सर टैक्सेबल नहीं होगा। डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे गिफ्ट की क्लास में, डिटेल्ड डिस्कशन आईओएस की क्लास में हम लोग करेंगे 56(2)10 के अंदर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, 10% के अंदर रहोगे तो ना तो 50C काम करेगा कैपिटल गेन, ना 43CA काम करेगा, ना 56(2)10 काम करेगा। मतलब यू आर नॉट एट डिफॉल्ट। इफ द एसडीवी इज विद इन 10%, यू आर नॉट एट डिफॉल्ट। यू आर नॉट एट डिफॉल्ट। अब एग्जाम में मत लिख देना ये सब, यू आर नॉट एट डिफॉल्ट। ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। बच्चों से जो एग्जाम ले रहा हूं मैं लोकल अपने हर चैप्टर वाइज टेस्ट, उसमें बच्चा फालतू फालतू चीज लिख देता है। जो मैं बच्चों को समझाने के लिए लिख रहा हूं वो भी बच्चा लिख दे रहा है, एज इफ के लगता है वो मेरी कॉपी लेके बैठा और मेरा पेपर छाप दिया है। कुछ बातें क्लास के अंदर तुमको समझाने के लिए बताई जाती हैं और तुम उसी को एग्जाम में लिख देते हो, ये तो गलत है ना। तो 10% वाली कंफ्यूजन अब नहीं रही इस एग्जाम्पल के साथ। यहां वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एसडीवी 10% से अधिक है, तो इसीलिए सेक्शन काम करेगा। सेलर पे 43CA, बायर पे 56(2)10। बायर पे गिफ्ट के प्रोविजन लगेंगे, टैक्सेबल होगा। सेलर पे 13 लाख पर पीजीबीपी इनकम निकलेगी, लेकिन यहां
1080 पे नहीं निकलेगी, 10 पे ही निकलेगी। सेक्शन ऑपरेट ही नहीं किया क्योंकि तुम्हारा विद इन द रेंज है, तुम एक्सेप्शन में आ गए। अब यही कुछ जगह पर अब 10 की जगह 20 कर दिया गया, तो उसकी भी बात कर लेंगे अमेंडमेंट को। पहले इसको लिख लो, अब हम लोग अमेंडमेंट की बात करेंगे। अब हम लोग अमेंडमेंट की बात करेंगे। ये लिख लो, एक तरह से रिलैक्सेशन है ये। 10% तक का इधर उधर चल सकता है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, डन। सर ये अभी तक जो भी डिस्कशन किए वो कॉमन बातें हो गई, चाहे आप गिफ्ट की बात करो, आईओएस की बात करो, बायर के लिए सेक्शन 56 to 10। अभी हम लोग 43C में बात कर रहे हैं। ऐसी ही सिमिलर बात कैपिटल एसेट के लिए है 50C में, कैपिटल गेन की क्लास में, जो भी अभी तक डिस्कस किया। सर कैपिटल गेन की क्लास में 50C है, जब आप कैपिटल एसेट के तरह बेचते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को। तो जो यहां बात की कि 13 लाख पर है ना पीजीबीपी इनकम निकलेगी, यही बात मैं कैपिटल गेन में पढ़ाता हूं कि 13 लाख पर कैपिटल गेन निकलेगा। ठीक, जो यहां बात आपने की कि नहीं नहीं 1080 को इग्नोर करो, 10 लाख पे ही पीजीबीपी इनकम निकलेगी, वही बात कैपिटल गेन में भी होती है। डन। अब जो ये अमेंडमेंट है, ये जो अमेंडमेंट है ये कैपिटल गेन के लिए नहीं है। अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट एसडीवी 120% की रेंज में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10% की बात हो रही थी ना कि 10% तक हम इस सेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। 10% को कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए 20% कर दिया है गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू। लेकिन ये अमेंडमेंट 50C में नहीं आया है। ये अमेंडमेंट सिर्फ किस में आया, देखिए 50C काटा हुआ है। ये अमेंडमेंट किस में आया सिर्फ, सर ये अमेंडमेंट आई है 43CA पीजीबीपी क्लास अभी जो चल रही है आपकी, और यही सिमिलर 20% वाली बात 56 to 10 में भी आई है बायर के लिए। बायर के लिए कैसे सर बताना? सर एसडीवी 120% के अंदर है। मतलब सर मान लो सेल प्राइस, मैंने एक प्लॉट बेचा, प्लॉट की तो बात हो ही नहीं रही इसमें, रेसिडेंशियल यूनिट की बात हो रही है। मैंने रेसिडेंशियल यूनिट बेचा 120 लाख में। क्या बेचा? रेसिडेंशियल यूनिट अगर 120 लाख में बेचा है, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से 138 लाख है और से 144 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, एसडीवी इग्नोर करेंगे, पीजीबीपी इनकम 120 से ही निकलेगी। ये अमेंडमेंट जो की गई है ये एक प्रेस रिलीज के थ्रू की गई थी, और वो प्रेस रिलीज आ चुकी थी कब? 2020 में ही। ये जो अमेंडमेंट है 20% वाली बात 2020 में एक प्रेस रिलीज के थ्रू की गई थी, फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ये अमेंडमेंट। उस प्रेस रिलीज को रिकॉग्नाइज किया गया फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू। जब बजट आया 2021 में, उसमें रिकॉग्नाइज कर लिया गया। बजट 2021, फाइनेंस एक्ट 2021 में उस प्रेस रिलीज को अडॉप्ट कर लिया कि जो बात प्रेस रिलीज में कही गई वो सच है और उसको मानो। अब तुम बोलोगे कि सर ये 20% का मार्जिन क्यों दिया गया, 10 ही क्यों नहीं और 20 क्यों? तो क्या हुआ था, कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी, अभी 2022 चल रहा है, 2020 में पहला जो लॉकडाउन चला था, कोविड का जो फर्स्ट वेव आया था, उसमें जो कंप्लीट लॉकडाउन चला था मार्च से लेकर जून तक, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने जो कंप्लीट लॉकडाउन चला था, जो सबसे पहला लॉकडाउन था इकोनॉमी में इंडिया में। उसके बाद इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी। रियल एस्टेट मार्केट, यानी आज से 2 साल पहले, 2022 चल रहा है, आज से 2 साल पहले रियल एस्टेट का मार्केट बहुत डाउन चला गया था। इतना डाउन चला गया था
कि जो गवर्नमेंट के सर्कल रेट है, गवर्नमेंट जो रेट नोटिफाई करती है कि ये सर्कल रेट है, इस रेट पे है ना लैंड एंड बिल्डिंग की खरीद बेच हो सकती है, रजिस्ट्री हो सकती है, इस रेट के हिसाब से तुम्हें स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। उस सर्कल रेट से नीचे चला गया था प्रॉपर्टी का मार्केट, क्रैश कर गया था एक तरह से। पिछले 2 साल में जो प्रॉपर्टी के रेट अराउंड 60 से 70% बढ़ गए हैं। 2 साल पहले जो पहला लॉकडाउन था, आपने देखो शेयर मार्केट वहां से कितना बढ़ गया है अब। ठीक है, प्रॉपर्टी के दाम भी जिस स्पीड से वहां घटे थे, अब वहां से बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअली उस समय ऐसा हुआ था सिचुएशन कि जो गवर्नमेंट का सर्कल रेट था वो ज्यादा था, और जो मार्केट में डील हो रही थी एक्चुअली में वो कम दाम पे हो रही थी, और खूब लोगों ने वहां पे पैसे बनाए, प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, गवर्नमेंट सर्कल रेट को तो नीचे कर नहीं रही थी। गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई आप सर्कल रेट को कम कर दो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं की सर्कल रेट। मार्केट टूट चुकी थी, गवर्नमेंट ने लेकिन अपना जो सर्कल रेट है, जिस रेट पे वो रजिस्ट्री करना चाहती है, उस रेट को उसने कम नहीं किया। तो अब लोग फंस गए। गवर्नमेंट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो रही थी और ट्रांजैक्शन कम प्राइस पे हो रहा था। तो अब लोग बोले कि हमारे ऊपर तो ये सेक्शन लग रहे हैं अननेसेसरी, जबकि ये मार्केट में रेट ही टूटा हुआ है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, लिमिटेड ट्रांजैक्शन को हम इस सेक्शन की रेंज से बाहर निकाल देते हैं, रेट रेंज परसेंटेज को 20 करके। कैसे? तो बोलता है कब लगेगा ये 20% का पॉइंट? एक तो कैपिटल एसेट पे नहीं लगेगा। सर ये अमेंडमेंट 50C के लिए नहीं आई है, कैपिटल एसेट के लिए नहीं आई है। मैं अगर अपनी बिल्डिंग बेचता तो मेरे लिए ये अमेंडमेंट नहीं थी, ये अमेंडमेंट सिर्फ बिल्डर के लिए आई है। ऐसे समझो, रियल एस्टेट बिल्डर के लिए। अगर बिल्डर फ्लैट बेच रहा है कब? 12/11/2020 से लेकर 30 जून 2021, इस डेट के बीच में, दोनों डेट इंक्लूडिंग है, इस डेट के बीच में बिल्डर क्या बेच रहा है? रेसिडेंशियल यूनिट। किसको? आपको, प्राइमरी सेल। आप मार्केट में दूसरे फ्लैट्स ओनर से खरीदेंगे तब नहीं काम करेगा, ये बिल्डर से आप खरीद रहे हैं, फर्स्ट अलॉटमेंट है ये। कौन सा यूनिट? रेसिडेंशियल यूनिट। सोसाइटी में जो फ्लैट खरीदते हैं वो वाली यूनिट है ये। अगर बिल्डर रेसिडेंशियल यूनिट बेच रहा है पहली बार, प्राइमरी सेल, पहली बार, वो बिल्डर क्या कर रहा है? फ्लैट जो वो बना रहा है और जो आप फर्स्ट बायर है, तो आपको जो ट्रांसफर कर रहा है वो किस डेट के बीच में? 12/11/2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में। और फ्लैट का सेल कंसिडरेशन, जो सेल प्राइस है, एसडीवी नहीं, सेल प्राइस, वो कितना हो? 2 करोड़ और उससे कम हो। तो एसडीवी और सेल प्राइस का डिफरेंस 20% तक हो सकता है, 20% तक हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो एसडीवी 138 लाख है या से 144 लाख है, सेल हुई 120 लाख में, तो अब इस अमेंडमेंट के कारण क्या होगा? जो हम 43CA में पीजीबीपी इनकम निकालते हैं, उसमें सेल प्राइस हम 138 नहीं लेंगे, 144 नहीं लेंगे, 120 लाख ही लेंगे सेलर के लिए। और बायर के लिए 56/10 में जो टैक्सेबल इनकम होगी, डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। मार्केट रेट 138 लाख है, 144 लाख है, और डील बहुत कम है हुई 120 लाख में, लेकिन है 20% के अंदर ये। सर बायर के हैंड्स पे कोई गिफ्ट नहीं होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, और पीजीबीपी 120 पे निकलेगी, 138 144 पे नहीं निकलेगी जो एसडीवी है, क्योंकि एसडीवी 20% के अंदर है। क्या कहा मैंने यहाँ पे? सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 56(2)(10) अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट है? 10% की जगह रेंज डिफरेंस 20% तक देख सकते हैं। अब देखो 120 लाख का 10% ऊपर 132 होता है, और अपन सेल कितने में, मार्केट वैल्यू कितनी है? 138, 144, तो भी हम लोग एसडीवी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, रेसिडेंशियल यूनिट जो बेचा है वो 2 करोड़ से कम में बेचा है, रेसिडेंशियल यूनिट पहली बार फर्स्ट बायर को बेचना, इट इज अ प्राइमरी सेल, एक फ्लैट ओनर दूसरे फ्लैट ओनर को बेचेगा, तब ये 20% एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर 10% पे जाओ। और डील किस डेट के बीच में हुई है? 12/11/2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में, क्योंकि इस समय मार्केट डाउन चला गया था। अब तो मार्केट नॉर्मल स्थिति में आ चुका है। ठीक है, अब कितनी भी आ जाए, 3rd 4th 5th कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गए, 3 कंडीशन फुलफिल हो गए, 3 कंडीशंस फुलफिल हो गए, तो हमें एसडीवी को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। अगर एसडीवी
सेल प्राइस के 120% की रेंज में है, डील डेट इस रेंज में हुई है, रेसिडेंशियल यूनिट की हुई है, प्राइमरी सेल फर्स्ट टाइम सेल है बिल्डर की तरफ से, और जो सेल प्राइस है डील प्राइस वो 2 करोड़ से कम है, तो एसडीवी को इग्नोर करो। गिफ्ट के प्रोविजन बायर पे नहीं लगेंगे। पीजीबीपी की इनकम 120 लाख पे निकलेगी, ना कि 138 और 144 पे। ये है अमेंडमेंट, ठीक है, क्लियर। चलिए सर लिखिए इसको, पेज नंबर 83 की अमेंडमेंट। और ऐसी ही अमेंडमेंट मिलती जुलती आईओएस की क्लास में है 56(2)(10) के अंदर। 50C में ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, वहां 10% का ही देखना है। 50C में 10% का ही देखना है। यही 3 कंडीशन आईओएस में भी हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो इधर एसडीवी इग्नोर करेंगे और उधर आईओएस में गिफ्ट के प्रोविजन में आंसर निल आएगा। 120 लाख पे पीजीबीपी इनकम निकालेंगे, 138 लाख पे नहीं निकालेंगे, 144 लाख पे नहीं निकालेंगे। ये अमेंडमेंट का पूरा हिस्सा हो गया। डन डन। चलिए सर, अमेंडमेंट की बात हो गई, वीडियो रोक के आप लिख चुके। आइए अब एक छोटा सा पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट रेफर कैपिटल गेन क्लास, ये जो पॉइंट है इस पे लिख दीजिए रेफर कैपिटल गेन क्लास, रेफर कैपिटल गेन क्लास। अब हम लोग ये सेकंड नंबर पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट पहले ये अमेंडमेंट वाली लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या कहता है। फर्दर, इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ एसेट बीइंग अ रेसिडेंशियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंशियल यूनिट, सोसाइटी फ्लैट जो बोलते हैं ना, ये वो है बेसिकली। इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड्स 120% of the consideration received or accruing as a result of transfer, the consideration so received shall deemed to be the full value of consideration। बेसिकली ये क्या कहता है यहां पे, बेसिकली क्या कहता है यहां पे, इग्नोर एसडीवी। अगर एसडीवी तुम्हारा 120% से अधिक नहीं है तो इग्नोर एसडीवी, जो तुम्हारा कंसिडरेशन है उसी को ही तुम सेल प्राइस मानोगे और पीजीबीपी इनकम निकालोगे। लेकिन कुछ कंडीशन है, रेसिडेंशियल यूनिट का ट्रांसफर इस डेट के बीच में होना चाहिए, 12/11/2020, यही डेट लिखी मैंने, 12/11/2020 से लेकर 30 जून 2021। फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए रेसिडेंशियल यूनिट का, और कंसिडरेशन एसडीवी नहीं, कंसिडरेशन 2 करोड़ और उससे कम होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंशियल यूनिट? मीन्स एन इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट विथ सेपरेट फैसिलिटी फॉर लिविंग, कुकिंग एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट, distinctly separated from other residential units within the building। वही फ्लैट कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी को ये बता रहा है। which is directly accessible from an outer door or through an interior door in a shared hallway and not by walk through the living space of another household। मतलब एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, दूसरे फ्लैट से तीसरे फ्लैट, अंदर ही अंदर रास्ता, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब एक रूम की डील नहीं है, ये फ्लैट की डील है। कॉमन एरिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक फ्लोर पे एक फ्लैट है, वो हो सकता है, ये पूरी एक बिल्डिंग हो सकती है, ये एक फ्लोर पे एक यूनिट हो सकती है, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, नहीं होते, लिफ्ट से गए एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 6 फ्लैट हैं, 8 फ्लैट हैं। अब जैसे मेरे फ्लोर पे लिफ्ट से निकलने के बाद 8 फ्लैट हैं, टोटल 4 लिफ्ट है हमारे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, जिस टावर में रहता हूं, उस टावर में 4 लिफ्ट है टोटल। किसी भी लिफ्ट से आओ मेरे फ्लोर पे, तुमको 8 फ्लैट की तरफ जाने का कॉमन एरिया मिलेगा। तो वही ये कह रहा है, शेयर्ड विथ अ कॉमन शेयर्ड हॉलवे बेसिकली। मतलब एक फ्लैट को दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरे को तीसरे से कोई मतलब नहीं, किसी भी फ्लैट में तुम बिना किसी दूसरे तीसरे को डिस्टर्ब किए जा सकते हो। ये वो रेसिडेंशियल यूनिट है बेसिकली। सोसाइटी फ्लैट कह लो, सोसाइटी फ्लोर भी कह सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो अब चलते हैं इसमें, ये क्या कहता है, व्हेन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, सेम कॉन्सेप्ट। प्लीज ध्यान रखिएगा, जो भी अभी मैं समझाऊंगा, यहां जो भी बात लिखी हुई है सेम एप्लीकेबल है सेक्शन 43 CA में, सेम बात ये एप्लीकेबल होती है सेक्शन 50C कैपिटल गेन में, अगर आप कैपिटल एसेट बेचते हो। सेम बात जो यहां लिखी है वो एप्लीकेबल होती है सेक्शन 56(2)(10) में आईओएस बायर के लिए। 56(2)(10) बायर की बात करता है। सेलर अगर बिल्डर है तो 43 CA, मैं हूं आप हैं तो फिर 50C, मतलब कैपिटल एसेट। हम आप बिल्डिंग घर बेच रहे हैं तो 50C, बिल्डर बेच रहा है तो 43 CA। बायर हमेशा एक ही सेक्शन है,
56 to 10, वो किसी से भी फ्लैट और जमीन खरीदे। इस पूरे पेज में किसकी बात हो रही है? इमोल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग की। ठीक है, ये अब पढ़िए इसको क्या कहता है, फिर इसका एग्जाम्पल समझेंगे। खत्म ही होने वाला है ये सेक्शन, और सर ये पॉइंट हम लोग कहां पढ़ेंगे? सीजी की क्लास में। पढ़ लीजिए इसको फटाफट वीडियो रोक के।